गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने कंप्लीट पॉलिटिक्स की सीरीज अब तक की अपलोड कर दी है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कंप्लीट पॉलिटी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पार्ट नंबर 2। अब देखो, सेंटर स्टेट रिलेशंस में अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ लेजिस्लेटिव आपको पता है ना, आर्टिकल 245 से 255 तक होता है। लेजिस्लेटिव विंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमेशा लेजिस्लेटिव विंग से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी आज हम क्या देख रहे हैं, हमने इससे पहले वाली वीडियो में 245 से 251 तक के सारे आर्टिकल देख लिए थे। ठीक है जी। 245 में हमने देखा था कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट के लिए लॉ बना सकती है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन हो सकता है। 246 में हमने सारी लिस्ट देखी थी, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। 247 हमने क्या देखा था कि पार्लियामेंट को पावर होती है कि वो एडिशनल कोर्ट भी बना सकता है। 248 में हमने क्या देखा था कि पार्लियामेंट हमारी रेसिडुअरी लिस्ट पे लेजिस्लेट करेगी। 249 में हमने क्या देखा था, अगर कोई भी मैटर स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट का है तो उस पर भी पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। हमने फिर उसका 250 में क्या देखा कि अगर कोई मैटर आपका इमरजेंसी के टाइम पे है तो उसमें भी पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। उसमें हमने क्या देखा 251 में कि अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है दोनों लॉज के बीच में तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। तो ये तो हमारा रिवीजन था कि हमने इसमें क्या क्या देखा। तो आज हम जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट। 245 से 255 कंप्लीट लेजिस्लेटिव है, ये हमें याद रखना है। ये हम पार्ट 11 चल रहा है अभी हमारा, ठीक है, पार्ट 11 चल रहा है। और देखो उसके बाद इंपॉर्टेंट हम आज पढ़ेंगे 252 से 255, ठीक है। 251 तक कंप्लीट हो गए थे, मैंने आपको ओरली रिवाइज भी करा दिए। अब 252 से 255 तक के हमें आर्टिकल पढ़ने हैं। तो 252 से क्या है भैया, 252 में सबसे पहली बात, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। एक से ज़्यादा राज्यों के लिए भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है बाय कंसेंट एंड एडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट। मतलब कि अगर पार्लियामेंट ने किसी के लिए, स्टेट के लिए लॉ बनाया है, ठीक है, और अगर वहाँ पे वो लॉ पास हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो दूसरे क्या कहते हैं स्टेट्स भी उसे अडॉप्ट कर सकते हैं अपने यहाँ लेजिस्लेशन लाके। देखिए समझिए क्या होता है, if it appears to the legislature of 2 or more states to be desirable that any of the matters with respect to which parliament has no power to make laws, ठीक है, पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं लॉज बनाने के लिए, एक्सेप्ट किस में, 249 और 250 में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड आर्टिकल शुड बी रेगुलेटेड। अब यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से भी छोड़ दो, यहाँ से देखो, शुड बी रेगुलेटेड इन सच स्टेट्स बाय पार्लियामेंट बाय लॉ and if resolutions to that effect are passed by all the houses of legislature of those states, it shall be lawful for the parliament to pass an act for regulating that matter accordingly, and any act so passed shall apply to such states and to any other state by which it is adopted afterward by resolution passed in that behalf by the house or where there are 2 houses, तो हर एक हाउस से। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो पार्लियामेंट 249 और 250 में तो लॉ बनाती है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई मैटर ही नहीं है और फिर भी बात हो रही है लॉ बनाने की, तो उसमें भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। और मान लो जैसे कि 2 स्टेट हैं, एक यूपी है एक महाराष्ट्र है, इन दोनों ने मिलकर कहा हमारे लिए लॉ बना दो। राजस्थान वाले बीच में कूद गए, उन्होंने कहा कि भाई जो लॉ बना है वो हम भी अपने लागू करेंगे, तो आप भी लागू कर सकते हो अपने यहाँ प्रॉपर रिजोल्यूशन लाके, ठीक है। दैट इज 252, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 252, अब 252 में एनी एक्ट सो पास बाय पार्लियामेंट। अब जो एक्ट पास किया है पार्लियामेंट ने, जो भी एक्ट पास किया है पार्लियामेंट में, वो अमेंड भी हो सकता है, रिपील भी हो सकता है, और उसे कौन कर सकता है, पार्लियामेंट ही कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो स्टेट ही करेगा, वो पार्लियामेंट भी कर सकती है, ठीक है, अमेंडेड और रिपील्ड बाय एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो एनी एक्ट सो पास बाय पार्लियामेंट में भी अमेंडेड और रिपील्ड बाय पार्लियामेंट। ऐसा नहीं कि अगर वो लॉ स्टेट का बन गया है तो भैया वो स्टेट के लिए रहेगा, नहीं, उसे पार्लियामेंट लेजिस्लेट अभी भी कर सकती है। आर्टिकल नंबर 253 वेरी इंपॉर्टेंट, ये 253 हमेशा देखना इंटरनेशनल चीज़ों से रिलेटेड होता है।
पार्लियामेंट को पावर होती है कोई भी लॉ बनाए किसी भी टेरिटरी इंडिया के लिए फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी इंटरनेशनल ट्रीटी। इंटरनेशनल ट्रीटी से रिलेटेड होता है। देखो लेजिस्लेटिव विंग सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई सा पेपर हो, मोस्टली क्वेश्चंस लेजिस्लेटिव विंग से आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, 253 कंप्लीट हुआ। अब 254 में आते हैं। 254 में क्या है, कोई इनकंसिस्टेंसी होती बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अगर क्या है, इफ एनी प्रोविजन ऑफ ए लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट इज रिपग्नेंट, रिपग्नेंट मतलब इनकंसिस्टेंट टू एनी प्रोविजन ऑफ ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विच पार्लियामेंट इज कंपिटेंट टू इनेक्ट। मान लो सीधी सीधी भाषा में क्या है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई लॉ बनाना है, ठीक है, ये कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लोग लेजिस्लेट करते हैं, पार्लियामेंट भी करती है और स्टेट भी करती है, मतलब सेंट्रल स्टेट दोनों बनाते हैं। अब अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई लॉ बनाया, ठीक है, और मान लो कि वो कुछ इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि जो स्टेट ने बनाया है उसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है, तो वो उतना पोर्शन वॉइड हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट का लॉ बेकार हो जाएगा अगर कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है तो। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं कि उस स्टेट में तो वो लॉ चलेगा, लेकिन तुम ये सोचो कि पार्लियामेंट वहां भी चले, वहां नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट का चक्कर है, ठीक है, तो जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है और स्टेट ने लॉ बनाया मान लो एक ही मैटर पे, और कहीं ना कहीं स्टेट का लॉ इनकम्पिटेंट है या कहीं गलत है, तो उतना पोर्शन लॉ का क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेट ने प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन ले रखी है, अगर स्टेट ने प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन ले रखी है तो वो पोर्शन नल एंड वॉइड नहीं होगा। ठीक है, व्हेन ए लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट विद रेस्पेक्ट टू वन ऑफ द मैटर्स enumerated in the concurrent list contain any provision inconsistent to the provision of an earlier law made by parliament or an existing law with respect to that matter, then the law so made by the legislature of such state, if it has been reserved for the consideration of president and उन्हें assent मिल गई, तो वो स्टेट में प्रिवेल कर जाएगा। समझे आप, तो वो स्टेट में प्रिवेल कर जाएगा, भले ही वो सेंटर में करे या ना करे। कोई कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लोग मिलकर लॉ बनाते हैं, ठीक है, उस पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाती हैं। लेकिन अगर मान लो कहीं वो इनकंसिस्टेंट है स्टेट के मैटर में, तो क्या हो जाएगा, वो नल एंड वॉइड। लेकिन अगर प्रेसिडेंट से उसने परमिशन ले रखी है तो वो नल एंड वॉइड नहीं होगा। बस इतनी बात है। 255 में क्या है, 255 में जैसे कभी हम देखते हैं ना, प्रायर परमिशन जरूरी है। तो अगर प्रायर परमिशन आपने नहीं ली है और आपने कोई लॉ बना दिया है, तो वो परमिशन आप बाद में भी ले सकते हैं, ये बोलता है 255। 255 क्या बोलता है, रिक्वायरमेंट एज टू रिकमेंडेशन एंड प्रीवियस सैंक्शन टू बी रिगार्डेड एज ए मैटर ऑफ प्रोसीजर ओनली। नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड नो प्रोविजन एनी सच एक्ट शैल बी इनवैलिड, इनवैलिड नहीं होगा, बाई रीजन ओनली दैट सम रिकमेंडेशन और प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट गिवन। आपने अगर परमिशन नहीं ली है, प्रायर परमिशन, जैसे अगर आप आर्टिकल नंबर 3 देखोगे उसमें प्रायर परमिशन चाहिए, मनी बिल देखोगे उसमें प्रायर परमिशन चाहिए। लेकिन कभी कभी अगर आप प्रायर परमिशन नहीं लेते हो ना, बाद में परमिशन ले लेते हो, आपने लॉ वॉ सब बना दिया, अरे आप भूल गए आपने परमिशन नहीं, आप फिर उस समय परमिशन ले लो तो भी वो लॉ वैलिड होगा। ये 255 में बोला जा रहा है, चाहे वो गवर्नर की रिकमेंडेशन हो, चाहे प्रेसिडेंट की हो, चाहे राज प्रमुख की हो। राज प्रमुख भी गवर्नर ही होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो भैया ये ध्यान रखना है कि अगर कोई आपने प्रायर परमिशन नहीं ली है तो आप प्रायर परमिशन ले सकते हो। तो आज सेंट्रल स्टेट रिलेशन का पार्ट नंबर 2 का लेजिस्लेटिव विंग कंप्लीट हुआ है। इसके बाद सीधे हम इंटर स्टेट काउंसिल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स।